हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैक बोर्ड का कक्षा 9 का मॉडल पेपर का प्रारूप का जो प्रश्न पत्र है वो निकल चुका है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट 1 का मॉडल प्रश्न पत्र का बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंपल सा, कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है नेपोलियन, रूसो, दिद्रो और वाल्तेयर। तो दोस्तों बात करें रूसो का चाहे वाल्तेयर का, ये दोनों ही आपका फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रूसो और वाल्तेयर। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे जो मेन आता है वो आता है वाल्तेयर। तो हो जाएगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो ऑप्शन क्या है, पहला कि चावल और गेहूं पर, दूसरा ऑप्शन क्या है कि चाय और रेशम पर, तीसरा क्या है नमक और तंबाकू पर, और चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चावल और गेहूं पर आपका अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखे थी उनमें से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि अप्रैल थीसिस किसको बोलते हैं। तो लेनिन का जो 3 मांग था उसको बोला जाता है अप्रैल थीसिस। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनमें से जो 3 मांग थे उनमें से कौन सा मांग शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस के 3 जो मांग थे उसमें से पहला मांग तो मांगा गया था, दूसरा क्या था कि युद्ध समाप्त किया जाए, तो ये भी मांगा गया था। तीसरा ऑप्शन क्या है कि किसानों को सारी जमीन वापस की जाए। तो ये तीनों ही ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही अप्रैल थीसिस के अंदर मांगे रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया था। तो ये ऑप्शन आपका अप्रैल थीसिस के अंतर्गत मांगे नहीं थी। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन कहलाते हैं। जो रूस के स्थानीय स्वशासी है उस संगठन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या दिया है, कन्वेंशन, ऑप्शन बी क्या है सोवियत, ऑप्शन सी क्या है डायरेक्टरी, और ऑप्शन डी क्या है ड्यूमा। तो दोस्तों जो रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन है उसको कहते हैं हम लोग सोवियत। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि ध्रुवीय शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। ध्रुवीय शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑप्शन नंबर बी क्या है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ऑप्शन नंबर सी क्या है जर्मनी, इटली, जापान, और ऑप्शन नंबर डी क्या है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो आपका पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, पांचवा का ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत कौन आता है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो ऑप्शन ये क्या दिया पेरिस की संधि द्वारा, ऑप्शन बी क्या दिया वीना की संधि द्वारा, ऑप्शन सी क्या दिया वर्साई की संधि, और ऑप्शन डी क्या दिया कुस्तुनतिनिया की संधि द्वारा। तो दोस्तों बात करें जर्मनी पर जो कठोर अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो गया था वर्साई की संधि द्वारा। तो हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो जो भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी वो किसने की थी, तो वो की थी आपका ब्रेंडिस, लुइस ब्रेंडिस ने। तो हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि कलांग कौन थे। तो दोस्तों बात करें कलांग का, तो कलांग आपके कुशल लकड़हारे थे, जो कि आपका वन जीव अभ्यारण्य में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर बी, कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि बुग्याल क्या है। दोस्तों बात करें बुग्याल का, तो बुग्याल क्या है कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को क्या बोला जाता है बुग्याल। ठीक है, जो आपको विश्व एवं चरवाहा है उसमें आपको पढ़ना है। तो बुग्याल क्या है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बोला जाता है। तो हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। तो दोस्तों दुनिया के जो सबसे अधिक चरवाहा है वो आबादी रहती है आपकी अफ्रीका महादेश में। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। कहने का मतलब क्या कि दुनिया में जो सबसे अच्छी सरकार माना जाता है
उसको कौन सा सरकार माना जाता है? ऑप्शन क्या दिया? सैन्य शासन, तानाशाही को, लोकतंत्र को या राजतंत्र को। तो दोस्तों दुनिया में कोई भी देश रहता है उस देश में लोकतंत्र के शासन को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। तो हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? कहने मतलब क्या, जो आपका चार ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र क्या करता है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 12 का आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आता है अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों बात करें संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को बोला गया है संविधान की आत्मा, तो हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? कहने का मतलब क्या है कि जो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में जो टकराव था, तो किन के बीच में टकराव था? तो दोस्तों वहां बात करें गोरे और आश्वेत मतलब काले, तो वही दोनों बीच में टकराव था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्यक और आश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव था। ठीक है, तो गोरे और काले लोगों का बीच का टकराव, तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बात करें झारखंड में, तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, तो हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है? कहने मतलब क्या है, जो भारत का संसद उसके दो सदन कौन सा है? तो दो सदन है आपका, एक लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 18 नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? कहने का मतलब क्या है कि जो संगठन और संघ बनाने की हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता दी गई है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकार टोटल 6, तो इसी 6 में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बात करें संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? ठीक है, जो ये चार ऑप्शन दिया है, ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी जातिगत भेदभाव का अधिकार। तो दोस्तों बात करें ए बी सी, ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है जातिगत भेदभाव का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों बात करें भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.4% है। तो हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ऑप्शन क्या दिया है? महान हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट और अरावली। तो दोस्तों बात करें महान हिमालय, ये हमेशा क्या रहता है? बर्फ से पूरा ढका रहता है। ठीक है, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दोस्तों कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, हिमालय के नीचे वाला इलाका और प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर वाला इलाका, उस मैदान का जो निर्माण हुआ वो किन नदियों से मिलकर बना है? तो दोस्तों बात करें जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के नदियों से मिलकर आपका बना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां होती है? कहने मतलब क्या है कि जो सिंपल सा बोल रहा है कि जो प्रायद्वीपीय नदी है, दोस्तों हमारे देश में एक नदियां हिमालय से निकलती है और दूसरा ये प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां होती है, क्या बोल रहे हैं? सदा जल प्रवाही जो हमेशा जल रहता है,
दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि ग्रीष्मकालीन जल प्रवाह गर्मी में जल बहता है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया कि वर्षाकालीन जल प्रवाह जब वर्षा में केवल पानी रहता है। और ऑप्शन नंबर डी सदा शुष्क मतलब हमेशा सूखी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें प्रायद्वीपीय नदियां, तो जब बारिश होती है तभी वहां पे नदियों में पानी होता है। तो हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी वर्षाकालीन जल प्रवाही। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु वाली झील है। तो दोस्तों ऑप्शन जो दिया है सांबर झील, वुलर झील, डल झील और गोविंद सागर, इनमें से कौन सा इसमें लवणीय मतलब नमक की मात्रा वाला झील है। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो 25 नंबर ए जो आपका सांबर झील है इसमें लवण की मात्रा क्या है अधिक है। तो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, मतलब जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन और मौसम समाचार। तो दोस्तों बात करें मौसम समाचार, मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो दोस्तों बात करें भारत में मानसून का आगमन, तो मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 के दोस्तों कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में आपकी पाए जाते हैं। तो दोस्तों नागफनी जो कंटीलाधार होते हैं उसी को बोलते हैं नागफनी। ठीक है, तो ये आपका पाया जाता है कंटीले वन तथा झाड़ियों वाले क्षेत्र में। तो हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन 29 क्या है दोस्तों कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये जो भारत में लिंगानुपात है दोस्तों, लिंगानुपात क्या होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कितनी जनसंख्या उसी को बोलते हैं लिंगानुपात। तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया कि पुरुष और महिला दोनों बराबर की संख्या में, ये तो भारत में बिल्कुल बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से क्या कम है, नहीं पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम नहीं है बल्कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं की संख्या कम है। तो बी तो ऑप्शन होगा नहीं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। क्या बोला कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या आपका कम है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। क्या बोला कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये तो बिल्कुल गलत है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दोस्तों कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। ठीक है, जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही क्रियाएं होती है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी 30 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों उत्पादन की पहली आवश्यकता आपकी भूमि है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। दोस्तों बात करें अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, तो ये आपके भौतिक पूंजी के स्रोत है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या है 33। पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है। अब दोस्तों बात करें गैर कृषि कृषि क्रियाएं मतलब जो कृषि से संबंधित हो जैसे खेती बाड़ी, ठीक है, और गैर कृषि मतलब जो खेती से संबंधित नहीं है। तो कौन सी क्रियाएं गैर कृषि क्रियाएं, तो परिवहन भी आपका गैर कृषि है, दुकानदारी भी और लघु विनिर्माण भी। तो हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो 34 क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। कहने मतलब क्या कि जनसंख्या अगर किसी देश के पास है तो कौन सी जनसंख्या देश की परिसंपत्ति है, मतलब संपत्ति के तौर पर देखा जा सकता है। तो साक्षर एवं सबज जनसंख्या, असबज जनसंख्या, आयकारशील जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या हमारे लिए किसी देश के लिए तभी कामगार होती है जब वह साक्षर और समझता हो। तो हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन में निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। कहने मतलब क्या है कि अगर हम मानव संसाधन में कुछ अच्छा प्राप्त कर सके तो कौन सा संसाधन उसमें दें। तो दोस्तों उसमें हम शिक्षा और चिकित्सा, अगर हम शिक्षा और चिकित्सा उसमें मानव संसाधन को उपयोग में ला सकते हैं तो हमें अच्छे प्रतिफल मिल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि विश्व में भारत खालिस्तान निर्धनों का शक केंद्र है। तो दोस्तों भारत में विश्व का सबसे अधिक निर्धनों का शक केंद्र है। ठीक है, भारत में बहुत ज्यादा क्या है गरीबी। तो हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या दोस्तों कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जा सकता। कहने मतलब क्या जो आपका चार ऑप्शन है, तो जब निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है या फिर उसमें से
निर्धारण करते हैं तो कौन सा विचार नहीं किया जा सकता? भोजन आवश्यकता, ये तो बिल्कुल किया जाएगा। चिकित्सा व्यवस्था, ये भी किया जाएगा। मनोरंजन आवश्यकता नहीं किया जाएगा। अगर कोई मनोरंजन नहीं भी ले सकता तो उसे हम लोग आकलन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सिंथेसिस का ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन आवश्यकता पर विचार नहीं किया जा सकता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो 38 क्या है कि बफर स्टॉक क्या है। दोस्तों बात करें बफर स्टॉक का, तो बफर स्टॉक क्या होता है कि जब सरकार के पास अधिक अनाज उत्पादन हो जाता है, ठीक है, तो उस अनाज का भंडारण किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज का भंडारण करना, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 39 का। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बात करें खाद्य सुरक्षा का अर्थ, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, उसी को बोलते हैं खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। जो राशन आप लोग को मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यह है आपका खाद्य सुरक्षा से संबंधित। तो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आपका एसएसटी का सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र का 40 क्वेश्चन। अब लोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ऐसे ही और मॉडल प्रश्न पत्र जो कक्षा 9 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।